रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आए दिन मैं आप लोग को जो क्राइम की कहानियां सुना रहा हूं, उन क्राइम की कहानियों में कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि अब तो इन सारी चीज़ों से एक तरीके से इंसान ऊब चुका है। इंसान ये सोचने और समझने पे मजबूर है कि आखिरकार दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते के ऊपर भरोसा किया जाए। ऐसा कौन व्यक्ति है जो उसके लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए एक तरीके से सही साबित हो सकता है। यकीनन दोस्तों, बड़े बूढ़ों ने एक मिसाल कही थी कि दुनिया में जितने भी क्राइम होते हैं मोस्टली उनके पीछे जाकर देखा जाता है तो पता ये चलता है कि या तो ज़र होती है, या जोरू होती है, या ज़मीन। यानी ज़र, जोरू, ज़मीन ये एक अहम रोल प्ले करती है किसी भी क्राइम में। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर आप लोग इस मुहावरे का एक सटीक एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरीके से जड़ जोरू ज़मीन के पीछे एक व्यक्ति की जान चली गई। और यकीनन दोस्तों, जब पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया तो एक ऐसी प्लानिंग की गई थी जो पुलिस को सालों तक घुमा सकती थी। लेकिन महज एक छोटी सी गलती की वजह से ये जो पूरा क्राइम का केस था, ये ना कि खुल के बाहर आया, बल्कि कुछ ऐसे चेहरे भी सामने निकल के आए कि जिसके बारे में जब इंसान ने सुना तो वो दंग रह गया। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप लोग अभी तक अगर हमारे चैनल पर आ गए और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आमतौर पे मैं आप लोगों से ये कहता नहीं, लेकिन पिछले कुछ समय से व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो पर लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, मूल्यता अगर मैं बात करूं तो इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार से। और इसी बिहार के अंदर एक इलाका लगता है, नवादा इलाका। और इसी इलाके के अंदर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम विक्रम। विक्रम चूंकि नवादा में ही पला बड़ा, वहीं पर बड़ा हुआ, वहीं पर शादी हुई। सोनी नाम की महिला के साथ में इसकी शादी होती है। विक्रम अब सोनी के साथ में अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारता है। जो कुछ मेहनत मजदूरी रहती वो मेहनत मजदूरी करता, अपने परिवार का भरण पोषण करता। ज़िंदगी एक तरीके से पटरी पे थी, सारी ही चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। लेकिन इसी बीच में दोस्तों, विक्रम और सोनी की ज़िंदगी में अब एक ऐसे शख्स की एंट्री हो चुकी थी कि जिसकी वजह से इनके परिवार में जो खुशियाँ थी ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। यानी विक्रम और सोनी की ज़िंदगी में अब एक बच्चा आ चुका था। यानी घर के अंदर किलकारियाँ गूंज चुकी थी। अब 2 से ये व्यक्ति 3 हो जाते, 3 के बाद में फिर 4 हो जाते। यानी विक्रम और सोनी को 2 बच्चे हो चुके थे। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, खर्चे बढ़ते हैं। लिहाजा विक्रम को भी लगता है कि यहाँ पर बिहार के नवादा में रहकर यहाँ पर परिवार का भरण पोषण कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए बाहर निकलना चाहिए। बाहर निकला जाए तो कहाँ निकला जाए? तो इसी विक्रम के आसपास के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हरियाणा के गुरुग्राम में रहकर नौकरी किया करते थे। और हरियाणा के गुरुग्राम में अच्छा काम है। लिहाजा जो विक्रम होता है अपनी पत्नी सोनी देवी को लेता है, अपने दोनों बच्चों को लेता है और पहुंच जाता है हरियाणा। और इसी हरियाणा के अंदर एक जगह लगती है गुरुग्राम। और इसी गुरुग्राम के अंदर एक गांव आता है, डूंडा हेड़ा गांव। इसी डूंडा हेड़ा गांव के अंदर ये किराए का कमरा लेता है और वहीं पर रहने लग जाता है। अब चूंकि यहाँ पर उसके कुछ दोस्त थे, इसका एक भतीजा भी था जो वहीं पर कामकाज कर रहा था। लिहाजा जो विक्रम था इसे एक कपड़े की एक्सपोर्ट कंपनी में काम मिल जाता है। वहीं पर ये ठेकेदारी का काम करने लगता है। अब धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता रहता है, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही थी। जो पत्नी सोनी देवी थी उसके हाथ पर जो पति विक्रम जो पैसे ला कर रख देता, उन्हीं पैसों से ये अपना गुजर बसर कर रही थी। बच्चों की अच्छी परवरिश कर रही थी। टाइम पर विक्रम को खाना मिल रहा था, कपड़े धुले मिल रहे थे। यानी विक्रम को भी लग रहा था कि उसने अपनी पत्नी को लाकर यहाँ पर ठीक किया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पत्नियों को ले नहीं जाते, बाद में परेशानी होती है, खाने की भी दिक्कत होती है, कपड़ों की भी दिक्कत होती है। तो विक्रम को ऐसा लग रहा था कि उसका जो आइडिया था उसकी पत्नी को लाने वाला ये बिल्कुल उसके लिए सही था। लेकिन विक्रम को नहीं पता था कि आगे उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। दरअसल दोस्तों, सारी ही चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। इसी बीच में एक तारीख आ जाती है, 26 जुलाई साल 2025, यानी अब से महज कुछ दिन पहले। और इसी 26 जुलाई साल 2025 को सुबह सुबह जो विक्रम था अपनी नौकरी के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए तैयार होता है और उसके बाद में जो इसकी कंपनी थी उस कंपनी में चला जाता है। उसके बाद में ये उस कंपनी में चला तो जाता है, पत्नी जो है इंतज़ार देखती रहती, शाम का वक्त हो जाता है। लेकिन ये जो विक्रम था ये लौट कर नहीं आता है। अब जब विक्रम लौट कर नहीं आता है तो विक्रम का एक भतीजा भी था, जिस भतीजे का नाम था राकेश। अब राकेश बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि चाचा विक्रम कहाँ हैं। फिर उसकी पत्नी से भी पूछता है, सोनी से, कि चाचा अभी तक आए नहीं है, कहाँ हैं, तुम्हें कोई फ़ोन किया है उन्होंने? तो जो सोनी होती है वो कहती है कि मैं खुद इंतज़ार कर रही हूँ और उन्होंने मुझे कोई भी फ़ोन नहीं किया है। लिहाजा जो राकेश था विक्रम का फ़ोन लगाता है।
अब जैसे ही राकेश अपने चाचा विक्रम को कॉल लगाता है तो जो नंबर था वो नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब जब नंबर स्विच ऑफ बताता है तो कहीं ना कहीं जो भतीजा राकेश था ये डरता है, चौंकता है कि क्या हुआ। इसलिए उसके बाद में ये तुरंत उस फैक्ट्री में कॉल करता है जहाँ पर ये विक्रम जाया करता था। तो फैक्ट्री से पता चलता है कि विक्रम तो सुबह के तकरीबन 9 बजे के आसपास ही बस ज़रा देर के लिए आया था, उसके बाद निकल गया था। अब यहाँ पर जो राकेश था ये परेशान हो जाता है कि चाचा वहाँ से निकल चुके हैं तो फिर घर क्यों नहीं पहुँचे। अब ये बात वो विक्रम की पत्नी सोनी देवी को बताता है। अच्छा, सोनी देवी जब ये बात सुनती है कि वो 9 बजे निकल गए, अभी तक लौट कर नहीं आए, तो सोनी देवी परेशान होती है। परदेश में उस पति के सिवा उसका है कौन। लिहाजा उसके बाद में सोनी देवी और साथ के साथ जो भतीजा राकेश था अब ये विक्रम को ढूंढना शुरू करते हैं। हर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो जाया करता था, हर उस मिलने वाले से पूछते हैं जिसके साथ में उसका उठना बैठना था, तमाम दोस्तों से, तमाम जगहों पर, बार बार उस कंपनी के अंदर भी जाते हैं, वहाँ पर भी पूछताछ करते हैं कि कुछ कह कर गया था, लास्ट टाइम किसके साथ गया, सारी ही चीज़ें पता कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस परिवार को यानी सोनी देवी को और उसके भतीजे राकेश को विक्रम के बारे में कहीं से कोई जानकारी नहीं दिखती है। यानी 26 तारीख का पूरा दिन गुजर जाता है। 26 तारीख का दिन तो गुजर चुका था, रात भी गुजर जाती है, 27 तारीख भी ऐसे ही गुजर जाती है। और जो विक्रम का भतीजा राकेश और विक्रम की पत्नी सोनी देवी ये पागलों की तरह विक्रम को ढूंढ रहे हैं। अब दोस्तों घर में बच्चे भी हैं, परदेश है, परदेश में पति अचानक से गायब हो गया है, तो उस पत्नी जो है सोनी देवी, उसके गमों का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, ज़ारों कतार रो रही थी, अपने पति को ढूंढ रही थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद में राकेश और सोनी देवी ये फैसला करते हैं कि हमें पुलिस में जाकर कंप्लेंट लिखाना चाहिए। उसके बाद में ये लगभग 28 तारीख को जो उद्योग विहार थाना है उसी उद्योग विहार थाने में पहुंचते हैं और थाने में पहुंचने के बाद में ये रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस से कहते हैं कि साहब हमारे घर का मुखिया यानी मेरा पति विक्रम जो है वो सुबह सुबह 26 तारीख को अपनी ड्यूटी के लिए निकला था जिस कंपनी में जाया करता था, लेकिन उसके बाद लौट कर ही नहीं आया। हमने हर जगह ढूंढने की कोशिश कर ली, हर किसी से पता कर दिया, लेकिन कहीं पर भी पता नहीं चला। अब पुलिस जब ये बात सुनती है तो पुलिस पूछती है कि कब की ये बात है, तो ये महिला बताती है कि 26 तारीख की ये बात है। तो उसके बाद में पुलिस कहती है कि 26 तारीख की बात है और तुम लोग कंप्लेंट लिखाने के लिए 28 तारीख को है, तुमको 27 तारीख को ही कंप्लेंट लिखा देनी चाहिए थी। लिहाजा पुलिस इस मामले को दर्ज करती है और इस मामले में काफ़ी ज़्यादा गंभीरता के साथ में छानबीन शुरू करती है। सबसे पहले जो पुलिस थी सोनी देवी के घर वालों से और जितने भी लोग वहाँ पर थे उसके आस पड़ोस के जो लोग थे उन सबसे पूछताछ करती है, सबके बयान दर्ज करवाती है। सब बताते हैं कि साहब सुबह के 7 से 8 बजे के आसपास ही अपनी ड्यूटी के लिए निकला था। उसके बाद में कंपनी पहुँचते हैं तो कंपनी से बताया जाता है कि 9 बजे के आसपास कंपनी से निकल गया। यानी पुलिस समझ जाती है कि ये व्यक्ति जब घर से निकला था उसके बाद कंपनी पहुँचा था और जब ये कंपनी से निकला तो उसके बाद ही इसके साथ में कोई हेसनेस हुई है। लिहाजा पुलिस क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। कंपनी वालों से भी पूछताछ की जा रही है, मोहल्ले वालों से भी पूछताछ की जा रही है। उस सड़क पर जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उन सारे ही सीसीटीवी कैमराज को चेक कर रही है, लेकिन दोस्तों कहीं से भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे आखिरकार इस विक्रम के बारे में पता लगाए। लिहाजा उसके बाद में जो पत्नी थी सोनी देवी, इससे पुलिस पूछताछ करती है कि तुम्हारे पति की हाल फिलहाल में किसी से कोई ऐसा झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ था, किसी से कोई दुश्मनी वाला एंगल तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था कि उसके किसी के साथ में कोई प्रेम संबंध हो। लेकिन जितने भी एंगल्स पर पुलिस इस सोनी देवी से पूछताछ करती है तो सोनी देवी कहती है कि साहब हम तो गरीब आदमी हैं, बाहर के रहने वाले हैं, बिहार के नवादा के रहने वाले हैं, यहाँ पर रहकर बस मेहनत मजदूरी करते हैं, तो ऐसे में भला हम किसी से क्या झगड़ा करेंगे। और जहाँ रही मेरे पति की किसी के साथ में नज़दीकियों की या फिर प्रेम संबंधों की बात, तो साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पति तो बहुत ज़्यादा सीधे साधे व्यक्ति थे। लिहाजा उसके बाद में चूँकि पुलिस वालों जो थे वो इस पूरे मामले में छानबीन लगातार कर रहे थे और पुलिस को इस पूरे मामले के अंदर कोई सबूत मिल भी नहीं रहा था। उसके बाद में जो पुलिस वाले थे अब इधर उधर पूछताछ कर रहे हैं, इधर उधर पूछताछ कर रहे हैं, थक गए, लेकिन पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इसी बीच में जो विक्रम के परिवार वाले थे उनको कहीं ना कहीं विक्रम की पत्नी सोनी देवी के बयानों पर थोड़ा बहुत संदेह होता है और इस बारे में वो पुलिस को बताते हैं। अच्छा, पुलिस को जब ये लगता है और परिवार वाले ये बताते हैं कि सोनी देवी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है क्योंकि उसके बयान थोड़े से बदले हुए हैं। अच्छा, पुलिस वालों को सोनी देवी के ऊपर शक तो था, लेकिन शक के आधार पर सोनी देवी से ना तो पूछताछ कर सकते थे और ना इसके ऊपर कोई सख्ती दिखा सकते थे। पहले पुलिस को थोड़ा बहुत प्रूफ चाहिए था, थोड़ा बहुत ऐसा हिंट्स चाहिए था जिससे पुलिस जो है वो सोनी देवी से सख्ती के साथ में पूछताछ कर सके। अब जैसे ही घर की तरफ से ये बताया जाता है कि सोनी देवी इस मामले में इन्वॉल्व हो सकती है तो उसके बाद में पुलिस जो थी अब सोनी देवी को उठा लेती है और सोनी देवी को उठाने के बाद में इससे पूछताछ करती है। तो सोनी देवी बताती है कि साहब मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन हाँ मुझे शक है, मेरे ही पड़ोस का एक व्यक्ति है जिसका नाम रविंद्र है, वो मेरे पति का दोस्त भी है और कुछ समय पहले की बात है कि उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की थी।
जिसके बाद में उसने मेरे कुछ अश्लील वीडियो बना लिए थे और हो ना हो उसी ने मेरे पति के साथ में कुछ किया है। अब यहाँ पर ये पत्नी क्या चाल खेल रही थी ये आप लोग को आगे पता चलेगा। अब जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है कि रविंद्र ने इस सोनी देवी का रेप करने की कोशिश की थी, साथ के साथ इसके कुछ अश्लील वीडियो भी बना लिए थे, तो उसके बाद में पुलिस जो थी वो रविंद्र को उठाती है। रविंद्र को उठाने के बाद में पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने लाने के बाद में रविंद्र के साथ में सख्ती दिखाती है और सख्ती के साथ में जब इससे पूछताछ की जाती है तो जो रविंद्र था ये पुलिस के सामने एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसका अंदाज़ा तो शायद पुलिस को भी नहीं था। दरअसल रविंद्र पुलिस को बताता है कि इस विक्रम की हत्या के पीछे मैं ही नहीं हूँ बल्कि विक्रम की पत्नी सोनी देवी भी है और हम दोनों ने मिलकर ही इस हत्या की प्लानिंग की है। अब पुलिस वाले ये पूछते हैं कि हत्या की प्लानिंग की है, हत्या तुम लोगों ने की है, तो फिर डेड बॉडी कहाँ है? तो ये लोग बताते हैं कि साहब मोहम्मदपुर गांव में एक सोसाइटी पड़ती है, एविल सोसाइटी, वहीं पर एक खड्डे में हमने डेड बॉडी को दफन कर दिया है। लिहाजा पुलिस जो निशानदेही जो एड्रेस बताया गया था उस पर पहुंचती है, उस व्यक्ति की डेड बॉडी को उस खड्डे से बरामद करती है और उसके बाद में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों चीज़ें क्लियर हो चुकी थी, जो हत्यारोपी थे वो पुलिस के सामने थे, पुलिस को डेड बॉडी बरामद हो चुकी थी, वो पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने ये था कि आखिरकार हत्या क्यों की गई थी और हत्या के पीछे क्या रीज़न था। दरअसल सोनी देवी से जब इस बारे में पूछताछ की जाती है तो सोनी देवी पुलिस को बताती है कि जब हम लोग बिहार से यहाँ पर आकर शिफ्ट हुए तो उसके बाद में उसके जो पति थे ये हमेशा ड्यूटी जाया करते थे और वो घर पे अकेले ही रहा करती थी। तब पड़ोस का ही रहने वाला ये व्यक्ति रविंद्र जो कि गाड़ियों को किराए पर लेने और किराए पर देने का काम करता है, इसीलिए रविंद्र के साथ में इस महिला सोनी देवी के नाजायज़ ताल्लुकात हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं तो उसके बाद में मिलना मिलाना शुरू होता है। जब मिलना मिलाना शुरू होता है तो उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ में अनैतिक रिश्ते बनाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ में फिजिकल होते हैं, इंटीमेट होते हैं। और इसके बारे में ये भले ही इस बारे में किसी को भी कानूकान खबर ना हो, सोनी देवी के पति विक्रम को भी खबर ना हो, लेकिन ये दोनों उस अपने प्राइवेट पलों की वीडियो जो है वो इस रविंद्र के मोबाइल में शूट करते हैं। और उसके बाद में चूंकि रविंद्र एक पड़ोसी था तो जो विक्रम है उसकी एक बेटी थी, बड़ी बेटी, वो अक्सर इस रविंद्र का मोबाइल चलाने के लिए ले लिया करती थी। बच्चे अक्सर देख ही लिया करते हैं। अच्छा, रविंद्र जो था वो इसलिए उन बच्चों को मोबाइल दे लिया करता था क्योंकि रविंद्र सोचता था कि उसके घर के अंदर उसका आना जाना बना रहे और किसी को भी उनके ऊपर शक ना हो। लेकिन रविंद्र के मोबाइल में कुछ अश्लील वीडियो थे जो कहीं ना कहीं विक्रम के उस बेटी ने देख लिए थे और उस बेटी ने इस बारे में विक्रम को भी बताया था। अब जब विक्रम को बताया तो उसके बाद में ये सोनी देवी और रविंद्र, इन दोनों के मन में हलचल हो जाती है। इन लोगों को लगता है कि बसा बसाया घर जो है वो सोनी देवी का उजड़ जाएगा, साथ के साथ समाज में बड़ी बदनामी भी हो जाएगी, हम लोग तो फंस जाएंगे। तो उसके बाद में ये लोग प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना विक्रम को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दिया जाए। लेकिन कत्ल तो करना है, लेकिन कत्ल भी ये लोग ऐसे करना चाहते थे कि किसी भी तरीके से कोई भी सबूत, कोई प्रूफ, एक छोटा सा राई के दाने के बराबर भी सुराग पुलिस को ना मिले। इसके लिए अब ये लोग सोशल मीडिया का रुख करते हैं और यूट्यूब पर लगातार जो मर्डर होता है, मर्डर करने के तरीके जांचते हैं। अब मर्डर करने के तरीके खोजते हैं, कैसे करके किया जाएगा। इसके लिए ये दृश्यम मूवी को कई बार देखते हैं, उसके बाद ये लोग क्राइम पेट्रोल के कई एपिसोड देखते हैं और उसके बाद आखिरकार ये फाइनली हत्या की साजिश रचते हैं। अब इसके लिए जो रविंद्र था ये अपने साथ में अपने 3 दोस्तों को मिलाता है। एक का नाम मनीष होता है जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है, दूसरे का नाम फरियाद होता है जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है, और एक और दोस्त होता है जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया। इन तीनों को ये लोग मिलाते हैं और 26 जुलाई साल 2025 को ये जो विक्रम था जब अपनी ड्यूटी से थोड़ी देर के लिए बाहर आता है, वहीं पर ये स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी से इस विक्रम का अपहरण कर लेते हैं। अपहरण करने के बाद में ये लोग उसकी गला दबाकर हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद में अब बारी आती है शव को ठिकाने लगाने की। लेकिन शव को ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहले इस रविंद्र ने अपने चाचा, जिसका नाम सतरपाल था, वो गाय और भैंस की उसकी डेयरी थी, तो गांव के अंदर वो रहा करता था मोहम्मदपुर में एविल सोसाइटी के पास में। तो उससे इन्होंने पहले सौदा कर लिया था कि हम लोग एक कत्ल करने वाले हैं और वहीं पर एक गड्ढा तुम्हें तैयार कर लेना, यानी एक कब्र तैयार कर लेनी है और उसके अंदर ही उस डेड बॉडी को दफना देंगे। और इसके लिए सतरपाल ने पहले से ही उस कब्र का इंतजाम कर रखा था। ये लोग उसकी डेड बॉडी को मोहम्मदपुर गाँव के एविल सोसाइटी के पास लेकर पहुँचते और वहाँ पर उसी खड्डे में खोद कर उसके अंदर दफना देते हैं।
हालांकि पुलिस को ये सारी चीज़ें जब पता चलती हैं तो पुलिस जब इस पूरे केस का खुलासा करती है और साथ के साथ उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले ये जो व्यक्ति थे जिसका नाम मनीष और फरियाद था, ये लोग हस्तिनापुर पिस्तौरा नारंग गांव के रहने वाले थे। इन दोनों को वहीं की पुलिस के सहायता लेकर इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और साथ के साथ जो चौथा वाला एक व्यक्ति है वो अभी फरार चल रहा है। दूसरी तरफ जो संतरापाल चाचा है उसको रिमांड पर लिया गया है और इस पूरे मामले के अंदर सोनी देवी को कोर्ट के अंदर पेश किया गया और वहाँ से उसको जेल भेज दिया गया। अब दोस्तों आप लोग देखिए कि एक महिला जो अपने पति के साथ में गुरुग्राम शिफ्ट होती है और उसके बाद में वो हत्या करती है और हत्या करने के बाद में पहले तो ये 2 दिन तक पुलिस को घुमाती रहती है, घर वालों को घुमाती रहती है और उसके बाद में फाइनली 2 दिन के बाद जाकर ये पुलिस में कंप्लेंट लिखाती है। लेकिन जब इसको लगता है कि वो घिर जाएगी तो ये अपने ही प्रेमी के ऊपर रेप का केस करती है। इसको लगता है कि अब शायद ये केस खुल जाए तो क्यों ना इस पूरे मामले के अंदर ये अपने प्रेमी को ही फंसा दे और ये बच के निकल जाए। लेकिन दोस्तों ये अपने मकसद में ऑलमोस्ट कामयाब हो जाती। लेकिन जब 26 तारीख को उसका अपहरण किया गया विक्रम का, तो उस समय से लेकर जब तक इन्होंने डेड बॉडी दफनाई नहीं थी, जब तक ये जो सोनी देवी थी लगातार इस रविंद्र के साथ में कांटेक्ट में थी और हर एक पल की खबर ले रही थी। और इसी के आधार पर पुलिस को जब कॉल डिटेल्स मिली तो पुलिस ने सोनी देवी को भी बराबर का भागीदार माना। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और जो लोग रिश्तों को कुछ इस तरीके से कलंकित करते हैं उनके लिए क्या खास सज़ा होनी चाहिए ये भी आप लोग बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोगों के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोगों के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं इसमें अंसारी सुहेल हैं, लिखते हैं मलिक साहब सलामत रहिए और हम आपकी कहानी को कुवैत से सुन रहे हैं और यहाँ रात के तकरीबन 12:30 बजे हैं, तो शुक्रिया आपका। उसके बाद में अंसारी सुहेल जी का एक और प्यारा सा कमेंट्स है। उसके बाद में एस के खान है, लिखते हैं शुक्रिया मलिक भाई, सलामत रहे, मैं कहानी आपकी कुवैत से सुनता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, कहानी सुना सर, कहानी कल के टाइम मैं नहीं सुन पाया था तो टाइम नहीं मिला था, तो शुक्रिया आपका मोहम्मद रियाज जी, आपने हमें बताया। उसके बाद में खान अकील हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, कहानी बहुत अच्छी है। तो खान अकील जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। एमडी कासिम है, लिखते हैं गुड स्टोरी भाई, शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं भाई बहुत ही बढ़िया कहानी है, दिनेश कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी हार्ट्स बनाकर शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया। बालिश बिहारी लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, आप सही बोले कि कलयुग में माता कुमाता हो रही हैं जब, थैंक यू सर जी, तो शुक्रिया आपका। शरीफ मोहम्मद लिखते हैं वेटिंग फॉर 700 एपिसोड, शुक्रिया आपका कि आप हमारे 700 एपिसोड का वेट कर रहे हैं। मंसूरी भाईजान जी हार्ट्स बनाकर सेलिब्रेशन करते हैं और उसके बाद में मोहम्मद इमरान प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, फतेहपुर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया आपका। उसके बाद में शमशुल अंसारी जी हार्ट्स बनाते हैं। राजेश कुमार है, लिखते हैं शाबिज मलिक जी कहानी बहुत बढ़िया है। शेर है, एक शेर है, न गम भेजता हूँ न खुशी ख़रीद पाता हूँ और फिर न जाने हर रोज़ क्या क्यों कमाने के लिए निकल जाता हूँ। तो बहुत अच्छी बात कही, ये हर इंसान का एक तरीके से रोना है कि कोई इंसान न खुशी ख़रीद पाता है न गम ख़रीद पाता है, लेकिन फिर भी वो हर रोज़ कमाने के लिए निकल जाता है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये हमारे प्रिय सिद्दीक अहमद जी हैं, लिखते हैं माँ डायन भी होगी तो वो अपने बच्चों को नहीं खाएगी, अब ये कथन भी झूठा हो चुका है, घोर कलयुग में जी रहे हैं मलिक साहब, अब कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका कि डॉक्टर सिद्दीक जी आपने अपना बहुमूल्य मत दिया हमें और बहुत सही बात कही आपने। अंसारी अली हैं, लिखते हैं जनाब हम कुवैत से आपकी स्टोरी को सुनते हैं, तो अंसारी अली जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में खेमराज भट्टी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, खेमराज गुत्तर नागपुर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। सुल्त्यागी हैं बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार जी कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं मेरा पहला लाइक है, तो बालेश्वर बिहारी जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में अफसल अंसारी हैं, लिखते हैं मस्त, तो शुक्रिया मेरे भाई। मिनी ब्लॉग करके कमेंट्स करते हैं, मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका सिंह जी और उसके बाद में अल्ट्रा स्ट्रोम जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। हुसैन रतलामी लिखते हैं सर आपकी आवाज़ क्लियर है, जैसे ही कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है, तो शुक्रिया मेरे भाई। मनदीप वर्मा की पत्नी बरादी वर्मा जी जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका सिंह जी कहानी सुनती हैं। नरगिस बानो है, लिखते हैं बहुत ही दुखद घटना है सर, आपने टाइम लगा रखा है वह गलत है, आप वीडियो को जल्दी डाला करें तभी चैनल ग्रो करेगा। तो आप बताएं मुझे किस समय वीडियो को डालना शुरू रहेगा। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से पूछ भी रहा हूँ, अच्छा मैं एक कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा और उसमें मैं आप सभी लोगों से पूछूंगा कि वीडियो का समय क्या होना चाहिए और आप लोग मुझे एग्जैक्ट समय बता दीजिएगा और उसी समय मैं वीडियो को डालना शुरू करूँगा। क्योंकि मुझे भी कभी कभी लगता है कि रात के 10 बजे का वीडियो का टाइम जो है बहुत ज़्यादा लेट है, बहुत सारे लोग सो जाते होंगे, फिर रात के 12 बज जाते हैं 10 डालते ही, तो उसके बाद व्यूज़ शायद आ नहीं पाते। अलवफा जी कमेंट्स करते हैं, साहिल जी कमेंट्स करते हैं, मेरा हरियाणा जी करके कमेंट्स करते हैं, घोघरा से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। नरेश जी इनका नाम है। लाइक अब्बास जी बहुत प्यारे से कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। उसके बाद में बिलाल है, लिखते हैं हेलो मलिक भाई, होप यू डूइंग ग्रेट, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है और प्लीज़ पिक्चर्स ऐड करना स्टार्ट कीजिए, लाइक जहां इंसिडेंट हुआ हो उस जगह की, एंड अगर पुलिस पकड़ ले तो
उनकी पिक्स अगर शेयर नहीं कर सकते तो फेस टूथ ब्लर कर दिया करें। मैं आपकी स्टोरी को नोएडा से सुनता हूँ एंड सोने से पहले आपकी प्रखर भाई की और शम्स भाई की स्टोरी सुनता हूँ। अल्लाह आपको और आगे बढ़ाए। आई शेयर्ड माई पॉइंट टू यू एज़ वेल। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जो मेरा दूसरा वाला चैनल है, कल को मैंने आज उस चैनल पे वीडियो नहीं बनाया, तो उसके लिए मैं वीडियो आज रात को शूट करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि उस चैनल पर मैं आप लोग को प्रॉपर पिक्चर्स एंड हर एक चीज़ के साथ में वो वीडियो दिखाऊँ, लाइक ए डॉक्यूमेंट्री की तरह। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा उस चैनल पर, लेकिन मैं आप लोग को उस चैनल पर बेहतरीन काम करके दिखाने वाला हूँ। दिनेश कुमार जी की पत्नी कहानी सुनती हैं, नरगिस बानो जी कहानी सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में लईक अब्बास जी गुलिस्तानाज कहानी सुनते हैं, नसीर अहमद जी कमेंट्स करते हैं, शीलनिधि जी उत्तराखंड से कहानी सुनते हैं, और उसके बाद में इन्होंने लिखा है उत्तराखंड घटना पर आपने माध्यम से सुना, उत्तरकाशी में बादल फटा, काफ़ी नुकसान हुआ, आप सच्चे पत्रकार हैं, न्यूज़ पर ध्यान रखते हो, शुक्रिया मेरे भाई। धीरज सिंह है लिखते हैं, भाई जी राम राम, मैं बोलता हूँ माता को माता कलयुग है भैया, कुछ भी हो सकता है और हमेशा खुश रहें भैया, शुक्रिया। लाइक अब्बास गुलिस्तानाज ये लिखते हैं, आप ये बता दो कि पवित्र रिश्ता कौन सा होता है। पवित्र रिश्ते वो होते हैं जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं। एक खान लिखते हैं, माता को माता हो गई है और मासूम बच्चे की क्या गलती थी। प्रियंका सिंह लिखते हैं, एक माँ अपने बच्चे से ज़्यादा कोई प्यारा नहीं होता भाई, इसलिए ये इसने क्या कर दिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट है ये के रघुनाथ लिखते हैं, डोंट पुट टू मच मसाला एंड स्ट्रेच दी मीटर लाइक चॉमिंग गम एंड मेक इट बोरिंग, कम टू द पॉइंट एंड मैटर फास्ट। तो स्टोरी लंबी होती है भाई। उसके बाद में टर्न मुश्किल लिखते हैं, मलिक भाई अब आपने स्टोरी को इतना डिटेल्स में सुनाया, लेकिन उस औरत ने अपने बच्चे को किस तरह से मारा ये बात क्यों नहीं बताई, स्टोरी कुछ अधूरी लग रही है भाई। तो उसने अपने बच्चे को गला दबा के मारा था। देश दुनिया करके आइडिया लेते हैं, शुरू और अंत में जो आप अनावश्यक बातें करते हैं बहुत इरिटेटिंग करती हैं, उसे बंद कर दीजिए अन्यथा आपके व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे। तो देश दुनिया जी आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपकी बात को पसंद भी करता हूँ, लेकिन शुरू में तो मैं बातें नहीं करता, लेकिन लास्ट में थोड़ी सी बातें आप लोगों से हो जाती हैं तो उसमें कुछ हर्ज नहीं है। उसके बाद में अंसारी सादिक जी हैं, अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, और उसके बाद में मोहम्मद इरफान, कटवा प्रदीप, सचिन चौधरी जी, दिनेश कुमार जी, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।